मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण 1885 से 1915 ईसा। कांग्रेस विभाजन एवं दिल्ली दरबार। कांग्रेस विभाजन की पृष्ठभूमि वर्ष 1905 से 1907 के मध्य उग्रवादी एवं उदारवादी विचारों के पारस्परिक मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। उग्रवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में गरम दल के नेताओं को विश्वास नहीं रहा। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर दोनों दल विभाजन के कगार पर पहुंच गए। दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बन जाने से यह संभावना टल गई। सम्मेलन में तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे तथा विपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष घोषित किया, जिसके नाम पर किसी ने विरोध नहीं किया। परंतु यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो दलों में बट गई, जिसे नरम दल एवं गरम दल कहा जाता है। गरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी आदि प्रमुख थे, जबकि गरम दल के नेतृत्वकर्ता लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल थे। वर्ष 1906 के अधिवेशन उग्रवादियों के लिहाज से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इनके प्रभाव से इस अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, स्वशासन एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पास हुए। सूरत अधिवेशन 1907 ईसा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। स्वागत समिति के सभापति त्रिभुवन दास मालवी थे। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हुआ। उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके अलावा यह अफवाह भी फैली हुई थी कि उदारवादी स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधी प्रस्तावों को निष्प्रभावी बनाना चाहते हैं। पूरा अधिवेशन उत्तेजना और क्रोध के वातावरण में चला, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। यद्यपि लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, बीसी चटर्जी एवं लाला हरकिशन लाल ने दोनों के मध्य समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। सूरत विभाजन के समय मिंटो द्वितीय वायसराय थे। विभाजन के पश्चात कांग्रेस सूरत के अधिवेशन में ही उदारवादियों ने एक पृथक बैठक की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए एक नवीन संविधान तैयार करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस का एक नया संविधान और एक नियमावली तैयार की गई कि कैसे बैठक को आयोजित किया जाएगा। वर्ष 1908 के मद्रास अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई, जिसमें कांग्रेस ने एक नए कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया। इस संविधान में कांग्रेस ने उग्रवादियों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए। दिल्ली दरबार या साम्राज्यी दरबार एक राज्याभिषेक समारोह था, जिसमें ब्रिटेन के राजा एवं रानी का राज्याभिषेक होता था। भारत में यह दरबार 3 बार आयोजित हुआ: 1877, 1903 एवं 1911। 1877 ईसा के दरबार में उद्घोषणा दरबार 1877 ईसा के दरबार को उद्घोषणा दरबार भी कहते हैं। यह एक आधिकारिक कार्यक्रम था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। वर्ष 1903 का यह दरबार एडवर्ड सप्तम तथा अलेक्जेंड्रा के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया गया था। सितंबर 1911 के प्रारंभ में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत आगमन हुआ। 12 सितंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य राज्याभिषेक दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सम्राट की ओर से की गई अनेक घोषणाओं के लिए स्मरणीय है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए: 1 अप्रैल 1912 को ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा बंगाल नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। असम में सिलहट को शामिल कर नया प्रांत बनाया गया। उड़ीसा एवं बिहार बंगाल से अलग हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण।
देश में उदारवादी एवं उग्रवादी के अतिरिक्त क्रांतिकारी संगठनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। कुछ स्थानों पर क्रांतिकारियों को आतंकवादी की संज्ञा दी गई। क्रांतिकारी गतिविधियों को कई इतिहासकार आंदोलन नहीं मानते थे। उनका मानना था कि किसी समय आतंकवादी चंद लोगों को छोड़कर आम जनता को अपने साथ न ले सके और न आतंकवाद ने किसी भी अवस्था में आंदोलन का रूप ही लिया। परंतु यह भी सत्य है कि क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और अप्रतिम बलिदानों द्वारा जनमानस को उद्वेलित किया एवं राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार किया। राष्ट्र यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर क्रांतिकारियों ने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ी और सतत प्रेरणा स्रोत बन गए। विशेषकर युवा वर्ग में राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने की भावना भरने तथा उनमें राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना का संचार करने में क्रांतिकारियों का योगदान अविस्मरणीय है। आंदोलन का उद्भव। उदारवादी आंदोलन से निराशा तथा उग्रवादी आंदोलन की असफलता ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। इन्हें विदेशी विचारधारा से प्रेरणा मिली थी। महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या तथा स्वदेशी डकैती इनकी प्रमुख पद्धति थी। ये व्यक्तिगत बलिदान में विश्वास करते थे। अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए ये साहित्य का प्रकाशन करते थे। आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मणों से प्रारंभ होकर बंगाल के भद्रलोकों में फैल गई। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ने संगठित रूप धारण कर लिया। क्रांतिकारियों में इस समय दो विचारधारा उपस्थित थी। एक, उनके क्रियाकलाप के दो केंद्र थे। कुछ नेता अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भारतीय सेना की और यदि संभव हो तो अंग्रेजों के विरोधी विदेशी ताकतों की सहायता लेने के लिए भी समर्थक थे। दूसरी विचारधारा के लोग देश में हिंसात्मक गतिविधियों जैसे कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, राजनैतिक लूट आदि में विश्वास करते थे। पहले दौर के विचारधारा पंजाब तथा पश्चिमी संयुक्त प्रांत में अधिक प्रचलित थी, जबकि दूसरी विचारधारा को बंगाल एवं महाराष्ट्र में अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। इस समय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र एवं पंजाब थे। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज का तख्ता उलटने के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। प्रेस के द्वारा जोरदार प्रचार के जरिए शिक्षित वर्ग में ब्रिटिश राज्य के प्रति घृणा की भावना उभारना, देश के शहीदों की जीवनियों को संगीत और नाटक के द्वारा लोगों के सामने रखकर मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करना, जलसे, जुलूस, हड़तालें करके दुश्मन को व्यस्त रखना, सैनिक शिक्षा, व्यायाम, धार्मिक कार्यक्रम, शक्ति पूजा इत्यादि के लिए युवकों को भर्ती करना, हथियार प्राप्त करना जैसे बम बनाना, हथियार लूटना, विदेश से लाना, चंदे एवं डकैती के जरिए पैसा इकट्ठा करना। क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भारत में संगठित क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है। प्रथम क्रांतिकारी संगठन 1896 से 97 ईसा में पूना में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने स्थापित किया। इसका नाम व्यायाम मंडल था। इसके द्वारा वह नौजवानों का एक ऐसा समूह तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके। इन्होंने रैंड प्लेग समिति के प्रधान एवं आयर्स्ट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। यह प्रथम राजनीतिक हत्या थी। चापेकर बंधुओं को सरकार ने फांसी दे दी। चापेकर बंधुओं का संबंध क्रांतिकारी समिति हिंदू धर्म संघ से भी था। तिलक भी हत्या को उचित ठहराने के कारण गिरफ्तार किए गए। तिलक की प्रेरणा से गठित आर्य बांधव समिति एक अन्य क्रांतिकारी संगठन था। प्रमुख वर्ष 1904 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य गणेश एवं विनायक दामोदर सावरकर थे। आगे चलकर मित्र मेला ही अभिनव भारत नाम की गुप्त क्रांतिकारी संस्था में परिवर्तित हो गई। यह मैजिनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त सभा थी। अभिनव भारत को विदेशी राज्य के चंगुल से मुक्त कराने के लिए वचनबद्ध थी। भारत में भी कई प्रांतों में इसकी शाखाएं गुप्त संस्थाओं के रूप में स्थापित थीं। इस संस्था की प्रमुख गतिविधियां बम बनाना, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना इत्यादि थे। पी.एन. बापट को इन्होंने रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने का प्रशिक्षण के लिए पेरिस भेजा। मिर्जा अब्बास और हेमचंद्र दास की सहायता से बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की एक प्रति प्राप्त की एवं इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। 21 सितंबर
21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने, जो कि अभिनव भारत के सदस्य थे, नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। जैक्सन की हत्या के आरोप में अंततः लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कार्वे एवं विनायक देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर के साथ 37 व्यक्तियों के ऊपर नासिक षड्यंत्र केस 1909 चलाया गया। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां। बंगाल में आतंकवादी घटनाएं बंग भंग और उसके विरुद्ध आंदोलन के साथ शुरू हुई। वर्ष 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं वारिंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के अनुज तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद के अनुज को दिया जाता है, जिन्होंने युगांतर नामक समाचार पत्र के माध्यम से क्रांति का प्रचार किया। वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया तथा जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। इसकी स्थापना में प्रमथनाथ मिश्र और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। नरेंद्र भट्टाचार्य, M.N. राय ने इसका नाम अनुशीलन समिति सुझाया। इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में हुआ था। काम की सहूलियत के लिए इसका दूसरा कार्यालय वर्ष 1906 में ढाका में खोला गया, जहां इसका नेतृत्व प्रमथनाथ मित्र एवं पुलिन बिहारी दास ने किया। प्रारंभ में इस समिति का कार्य सदस्यों को नैतिक तथा शारीरिक शिक्षा देने तक सीमित था। वर्ष 1906 से अनुशीलन समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों ने बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को मारने का असफल प्रयास किया। कुछ दिनों बाद 23 दिसंबर को ढाका के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर एलेन की हत्या करने की कोशिश की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की, जो मुजफ्फरपुर जिला का जज था, लेकिन गलती से 2 अंग्रेज महिलाओं मिसेज कनेडी तथा उनकी पुत्री की हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस पकड़े गए, जिन्हें 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई। यह बंगाल के क्रांतिकारी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। बंगाल के युवा खुदीराम बोस का नाम लिखी धोती पहनते थे। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने खुदीराम बोस को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारी नंदलाल बनर्जी की हत्या कर दी थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। क्रांतिकारियों की इस पीढ़ी में बंगाल में हेमचंद्र कानून को सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जनवरी 1906 में वे पेरिस से स्वदेश लौटे तथा मनिकतल्ला की एक धार्मिक पाठशाला में उन्होंने बम बनाने का कारखाना स्थापित किया था। इस चरण के बंगाल के क्रांतिकारी ने विभिन्न पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया, जैसे संध्या का ब्रह्मबांधव उपाध्याय ने, वंदे मातरम का अरविंद घोष, युगांतर का भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वारिंद्र घोष तथा भवानी मंदिर का वारिंद्र घोष द्वारा। अलीपुर षड्यंत्र केस वर्ष 1908। कलकत्ता के मनिकतल्ला में पुलिस ने छापा मारा, जहां एक बम की फैक्ट्री मिली। इससे अनुशीलन समिति के नेता वारिंद्र कुमार घोष को अभियोजित किया गया। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में अरविंद घोष को भी अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन कालांतर में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले ली। इस केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। इस कारण इसकी हत्या कन्हाई लाल दत्त एवं सत्येंद्र बोस ने की।